नमस्कार। टुडेज टीचर्स पर मैं रमेश सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे शैक्षणिक प्रबंधन। ठीक है, तो शैक्षणिक प्रबंधन कैसा होना चाहिए वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम ये शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, शैक्षणिक प्रबंधन में सबसे पहला पॉइंट है कक्षा कक्ष प्रबंधन। सबसे पहले बच्चों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा बैठने का प्रबंध हो, जिसमें टाट पट्टी, चटाई या कुर्सी, मेज, डेस्क का पर्याप्त मात्रा, उचित आकार प्रकार का प्रबंध हो। ठीक है ना। ठीक है, कक्षा कक्ष प्रबंधन बहुत जरूरी है, शैक्षणिक प्रबंधन का ये एक भाग है। ठीक है, और कक्षा कक्ष प्रबंधन कैसा होना चाहिए, कक्षा कक्ष प्रबंधन में क्या क्या जरूरी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। टाट पट्टी, चटाई या कुर्सी हो गया, मेज हो गया, डेस्क हो गया। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि कोई भी मेज, कुर्सी, डेस्क वहां पर रख दिया जाए, वहां पर पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए उनकी और उचित आकार होना चाहिए शरीर की स्वास्थ्य की दृष्टि से। ठीक है ना, स्वास्थ्य की दृष्टि से मतलब कि कुर्सी बैठने के लिए आरामदायक होनी चाहिए। ठीक है, आराम में तो वैसे पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जरूरी है कि जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका पीठ वगैरह या रीढ़ की हड्डी वगैरह ये जो भी है इन सबको ध्यान में रखा जाता है। फिर उसके बाद से एक डेस्क या मेज, कुर्सी का, क्योंकि रोज बैठना है उस पर। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए उचित आकार यहाँ पर कहा गया है। ठीक है ना, तो इनका उचित आकार होना चाहिए, पर्याप्त मात्राएं होनी चाहिए। इसके लिए सरकारी अनुदान भी मिलता है। ठीक है, वित्तीय सहायता दी जाती है विभाग द्वारा। ठीक है, फिर आगे है कक्षा कक्ष हवादार होना चाहिए। ठीक है ना, और प्रत्येक छात्र के लिए 15 वर्ग फुट का स्थान तथा 50 घन फुट का वायु का क्षेत्र होना चाहिए। ये जो दोनों पॉइंट है ना, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इन्हीं सब पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रत्येक छात्र के लिए 15 वर्ग फुट का स्थान, ठीक है, और 50 घन फुट का वायु का क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया, गिनतारा हो गया, फिर उसके बाद से आपका बहुत सारे हो गए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में बहुत सारे चीज आते हैं। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी होना चाहिए। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पाठवार भी होनी चाहिए। जैसा पाठ है, मतलब जैसा उसमें अध्याय है, तो उस अध्याय के अनुसार टीचिंग लर्निंग मटेरियल होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है, फिर विषय के अनुसार भी होनी चाहिए। ठीक है, विज्ञान विषय के लिए विज्ञान किट वगैरह जो आते हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, तो विषय के अनुसार भी पाठवार भी होना चाहिए, कक्षा के अनुसार भी होना चाहिए टीएलएम की व्यवस्था। ठीक है ना, और इसके लिए भी आर्थिक सहायता विभाग द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इसके निर्माण के लिए भी अनुदान दिया जाता है। ठीक है ना, कई जगहों पे तो स्कूल में ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार की जाती है। ठीक है, जो तैयार की जा सकने वाली है वहीं पर तैयार की जाती है सामग्रियों द्वारा। ठीक है, तो वो भी उपलब्ध कराया जाता है। अगला है पॉइंट लर्निंग कॉर्नर। लर्निंग कॉर्नर लगभग सारे विद्यालयों में आजकल बनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक विद्यालय में एक लर्निंग कॉर्नर की व्यवस्था होती है। ठीक है, जो एक कक्षा के या किसी विद्यालय के किनारे में होता है, अलग होता है। ठीक है ना, और वहां पर बुक्स वगैरह रख दी जाती हैं। ठीक है, छात्रों को आकर्षित करने वाली रंगीन किताबें रख दी जाती है, या जो बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं, ठीक है, उनकी किताबें रख दी जाती है। ठीक है, जिससे बच्चे आकर्षित होकर उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है ना, तो वो ये लर्निंग कॉर्नर होता है। ठीक है, वहां पर नक्शे, मानचित्र, पुस्तकें, ये सारी चीजें रख दी जाती है।
और वहां पर ये छूट दी जाती है कि बच्चे उचित ढंग से उनको उलाटे पलाटे, ठीक है, देखता है, फिर उसको पढ़ता भी है, चित्र भी देखता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर देखता है। तो ये लर्निंग कॉर्नर स्कूल में, विद्यालय में बनाया जाता है, अलग से बनाया जाता है। वहां पर ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, नक्शे, मानचित्र, पुस्तकें आदि रखी जाती हैं। रंगीन चित्र वाले भी पुस्तकें रखी जाती है, पत्रिकाएं रखी जाती हैं, ठीक है। और उनको बच्चा देखता है, पढ़ता है और उनसे सीखता है, ठीक है। आगे है पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकें विद्यालय में जो बच्चों को दी जाती है वो निःशुल्क होनी चाहिए और होती भी हैं, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के रखरखाव के लिए, ठीक है, या सुरक्षा के लिए बच्चों में उसका भाव जागृत किया जाता है, ठीक है, या उनको बताया जाता है, शिक्षक द्वारा, अभिभावक द्वारा भी बताया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी है पाठ्य पुस्तकों के लिए। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार की होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो कोई भी पाठ्य पुस्तकें बाल केंद्रित होती है, ठीक है ना। तो उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें भी बाल केंद्रित होती हैं। तो पाठ्य पुस्तकें बाल केंद्रित होती हैं, ठीक है। और प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें में ये चीज ध्यान रखा जाता है, बालक का परिवेश, उम्र, मानसिक स्तर, कल्पनाशीलता, इन पक्षों को ध्यान में रखकर ही विकसित किया जाता है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों को, ठीक है। रंगीन चित्र, ठीक है, आकर्षक है कि नहीं है, ठीक है, अभ्यास के पर्याप्त अवसर उसमें दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। फिर उसमें पाठ्य पुस्तकों में गतिविधियां, प्रयोग और अभ्यास के लिए प्रश्नों की संरचना की गई है कि नहीं की गई है, ये भी चीजें ध्यान रखकर और ये प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें। तो उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसमें भी चित्र, मानचित्र, ठीक है, कक्षा चित्र, गतिविधियां, ठीक है, इसे भी जानो, पॉइंट उसमें दिया रहता है, ठीक है ना, कि इसे भी जानो। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण अंशों का वहां पर वो ये सारी चीजें दी जाती है, ठीक है ना। और रंगीन करके दी जाती है ताकि आकर्षक लगे, बच्चों में क्यूरियोसिटी आ जाए, ठीक है ना, इच्छुक हो जाए उसको देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। और ये रंगीन चीजें जब इनमें बना दी जाती है, चित्र उसमें दे दिया जाता है, ठीक है ना, तो वो रोचक हो जाती है। और रोचक के साथ साथ बोधगम्य भी हो, तो उस प्रकार का उसमें प्रयास किया जाता है, ठीक है। चित्रों को बनाते समय ध्यान में दिया जाता है कि कैसे बोधगम्य भी हो, ठीक है ना। बोधगम्य के मतलब कि बौद्धिक स्तर से, वो मानसिक स्तर से बच्चा उसमें सोचे, समझे, देखे, ठीक है, ठीक है। अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ कुछ पाठों से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य भी दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट कार्य इसलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चे करके सीखें, ठीक है, खुद से करके सीखें। तो लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग, इसका विकास करने के लिए प्रोजेक्ट कार्य भी दिया जाता है उसमें। और इसमें समय सीमा भी तय कर दी जाती है प्रोजेक्ट कार्य देकर कि इतने समय सीमा के अंदर अंदर ये कार्य कर दो, ताकि बच्चे कुछ करके, मतलब अपने से करके सीख लें और उससे सीखने को भी मिलता है, ठीक है। इससे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती है, आत्मनिर्भरता आती है, तार्किकता आती है, कल्पनाशीलता भी आती है, ठीक है, और सृजनात्मकता भी आती है, ठीक है। तो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किकता, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, इन सब चीजों से इन कौशलों का विकास होता है उसमें, ठीक है ना। तो उच्च प्राथमिक स्तर की पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है। अब प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इसका मैंने एक लिस्ट इसमें दिया हुआ है। इसका आप स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी पुस्तकों का नाम है, ये सारे। भाषा कलरव, बाल गणित, हमारा परिवेश, परख, हमारा समाज, एलिमेंट्री इंग्लिश, संस्कृत वार्तिका,
ठीक है, भाषा कलरव किस किस कक्षा में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। बाल गणित ये भी फिफ्थ तक है पूरा, फर्स्ट से लेकर। हमारा परिवेश क्लास थर्ड में है। परख क्लास फोर्थ है, फिफ्थ। हमारा समाज फोर्थ एंड फिफ्थ। एलिमेंट्री इंग्लिश, ठीक है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तक है। संस्कृत वर्तिका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तक है, ठीक है। वैसे ही है उच्च प्राथमिक स्तर पाठ्य पुस्तकें, इसमें पाठ्य पुस्तकों को बस ध्यान में रखिएगा, बाकी सब में है ये, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट सब में है, ठीक है ना, 6, 7 और 8 तक। तो इसका आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। शिक्षक संदर्शिकाएं। शिक्षक संदर्शिकाएं क्या है? पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त शिक्षण विधाओं को शिक्षक आसानी से कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सके, इसके लिए शिक्षक संदर्शिका की रचना की गई है, ठीक है ना। अब पाठ्य पुस्तक में जो प्रयुक्त शिक्षण विधाएं हैं, ठीक है ना, या विधियां हैं, उसको आसानी से कक्षा में प्रयोग कर सके। इसका मतलब ये कि कक्षा लेने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। अब उन सब तैयारियों में क्या क्या है? तो पाठ्य वस्तु का उद्देश्य है, ठीक है। पाठ्य वस्तु का उद्देश्य है, पूर्व ज्ञान है, प्रयुक्त सामग्री है, टीएलएम है, प्रस्तुतिकरण की विधियां हैं, रोचक गतिविधियां हैं, अवलोकन, भ्रमण एवं प्रयोग हैं, ठीक है। तो इन सब का उसमें विवरण दिया रहता है शिक्षक संदर्शिकाएं में, कैसे करना है, क्या करना है। ये कक्षा लेने से पहले ये सब का ज्ञान होना चाहिए, इन सब का, ठीक है ना। तो इसलिए शिक्षक संदर्शिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। समय प्रबंधन का भी विवरण उसमें दिया रहता है। ये 20 जो यहाँ पर लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो समय प्रबंधन का भी विवरण शिक्षक संदर्शिका में किया गया है, ठीक है ना। तो ये होती हैं शिक्षक संदर्शिकाएं, जो कक्षा लेने से पहले हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सब चीज़ों को कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे भ्रमण एवं प्रयोग को बताना है हमें, कैसे अवलोकन करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों का सबसे पहले शिक्षक संदर्शिकाओं से ज्ञान होता है, फिर उसके बाद हम क्लास लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समय प्रबंधन, ठीक है। समय प्रबंधन में समय सारणी हो गया, ठीक है। तो समय सारणी भी बहुत जरूरी है, समय प्रबंधन बहुत जरूरी होता है, और समय प्रबंधन का ही भाग है समय सारणी। और समय सारणी से, ठीक है, समय सारणी से विद्यालय में क्या कुछ घट रहा है, क्या करना है, कब करना है, ठीक है ना, कितना करना है, ये समय सारणी के से होता है, ठीक है ना। जो स्कूल का है या विषय का है, जो क्रियाकलाप गतिविधियों का लेखा जोखा, ठीक है ना, और विद्यालय की जो कार्य अवधि है, कार्य विधि है, और जो उसमें शिक्षक होते हैं उनको जो कार्यभार दिए जाते हैं, ठीक है ना, उसका इससे पता चलता है समय सारणी से, ठीक है। समय सारणी को काल विभाग चक्र भी कह सकते हैं, समय तालिका भी कह सकते हैं, ठीक है ना। समय सारणी का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, क्या क्या चीजें और क्या क्या जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको ध्यान में रखकर समय सारणी का निर्माण किया जाना चाहिए, वो क्रम से मैंने लिखा हुआ है। विषयवार कालांश का अधिभार, ठीक है ना, विषयवार कालांश का अधिभार, यानी कि जो विषय, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है ना, कब पढ़ाना है, ठीक है ना, किस टाइम पर ये विषय को पढ़ाना है, किसके बाद पढ़ाना है, तो ये समय सारणी में सारणीबद्ध किया जाता है, ठीक है। संसाधन की उपलब्धता, सेकंड पॉइंट है संसाधन की उपलब्धता। संसाधन क्या क्या है? विद्यालय के अंदर संसाधन अलग अलग होते हैं, सारे विद्यालयों में एक ही तरीके की संसाधन हर जगह नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखकर समय सारणी का निर्माण किया जाता है। सरल से कठिन की तरफ का क्रम होना चाहिए समय सारणी का निर्माण करते समय।
उत्साह व थकावट का ध्यान रखना चाहिए। उत्साह भी देखना चाहिए समय सारणी का निर्माण करते समय, और अगर थकावट हो जा रहा है किसी किसी कालखंड के बाद तो उसका भी ध्यान में रखकर और फिर समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद मौसम का ध्यान रखना चाहिए। मौसम का भी ध्यान में रखकर, ऋतु और मौसम का ध्यान रखकर समय सारणी का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है। आयु व क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। आयु भी देखना चाहिए समय सारणी कर बनाते समय। ठीक है ना, कि इन बच्चों की आयु कितनी है, इनकी समय सारणी कैसी होनी चाहिए। फिर क्षमताएं भी उनकी देखनी पड़ेगी। ठीक है। अगला है अवकाश व विश्राम। अवकाश भी है तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए समय सारणी का निर्माण करते समय। विश्राम का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जो भी है पाठ के साथ साथ जो क्रियाएं होती रहती हैं, उसी पाठ से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, वो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो बाहर हो रही हो या क्लास के अंदर। ठीक है। फिर समय विभाजन। समय विभाजन भी समय सारणी का ही भाग है। समय विभाजन तो समय सारणी का भाग होना ही चाहिए। ठीक है ना। समय सारणी कौन सा क्लास कितने घंटे, 30 मिनट्स या 35 मिनट्स या 45 मिनट्स या 28 मिनट्स, जितना भी हो। ठीक है। तो ये जो विभाजन किए गए हैं ये समय सारणी के अनुसार होने चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका। ठीक है। विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका। अब ये विभिन्न अभिकर्मियों में कौन कौन से आ जाएंगे। संस्थागत प्रबंधन आ गया। ठीक है। अब संस्थागत प्रबंधन में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है ना। प्रधानाध्यापक हो गए, फिर उसके बाद शिक्षक हो गया, बाल सरकार हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है समुदाय अभिभावक एवं विभिन्न समितियां, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति, मातृ शिक्षक संघ, मीना मंच, ये सारे हैं। तो ये सारे हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा। ठीक है। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।